हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिकोसामी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं BHMS फाइनल ईयर के लिए, तो उसी सीरीज़ में हम लोग मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिसिन नंबर 79 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एस्ट्रियाज रुबेंस। कुछ मेडिसिन है जो दुबे जी की बुक में नहीं है, वो हम लोग कहीं और से कर लेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन पहले जो जो मेडिसिन इसमें आ रही है वो हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं। एस्ट्रियाज रुबेंस को डॉक्टर पेट्रोस ने प्रूव किया था। कॉमन नेम स्टारफिश। स्टारफिश के सिक्रीशन से ये मेडिसिन बनाई जाती है। रेडिएटा फैमिली को ये बिलोंग करती हैं। ओके, एक्ने, एपोप्लेक्सी, कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, हेडेक, डायरिया, यूट्रस अफेक्शंस, इन सारी चीज़ों पर ये काम बहुत अच्छे से करती है। मेनली जो ये काम करती है वो काम करती है सर्कुलेशन पर। अब अगर कोई भी मेडिसिन अगर ब्लड पर या सर्कुलेशन पर काम कर रही है तो वो ओवरऑल पूरी बॉडी में ही काम करती है, क्योंकि बॉडी में एक भी हिस्सा, एक भी सेल ऐसा नहीं होता है जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर मेडिसिन एक्ट्स ऑन द ब्लड तो या सर्कुलेशन, तो वो पूरी की पूरी बॉडी पर ही उसका असर कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन हम लोग स्फीयर ऑफ एक्शन इसलिए देखते हैं कि उसकी एफिनिटी किस ऑर्गन के लिए ज़्यादा है, बस सिर्फ इसी चीज़ के लिए देखा जाता है। उसके अलावा ये काम करती है नर्व्स पर, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, रेक्टम्स पर। ये रेमेडी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है सर्कुलेशन में, पल्सेशन में, और जिसकी वजह से एक कंजस्टिव हेडेक होता है या कंजेशन रहेगा हेड में। ऐसा लगेगा कि सिर बहुत भरा हुआ है, बहुत भारी है। वॉर्म में भी सेम फीलिंग आएगी और चेस्ट में भी सेम फीलिंग आएगी। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर भी इसका एक अच्छा खासा असर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये फ्लैबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके एकदम से रेड फेस हो जाते हैं, धूप में जाएंगे तो लाल चेहरा हो जाएगा, एकदम तेज़ से बात कर लिया तो रेड फेस हो जाएगा, उन लोगों पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा, साइकोटिक डायथेसिस रहेगी, साइकोटिक और सोरिक माइजम बैकग्राउंड में रहेगा। इजीली एक्साइटेड बाय एनी इमोशन। अगर किसी ने कुछ भी कह भी दिया, जोर से डांट भी दिया, तो भी उनको गुस्सा आ जाता है या मतलब रोने लग जाएंगे। सैंग्वाइनस कंजेशन होता है ब्रेन का। हीट ऑफ हेड एंड इज सराउंडेड बाय हॉट एयर। एपोप्लेक्सी रहेगा, फेस जिसमें रेड रहेगा, पल्स हार्ड रहेगी। अनस्टेडीनेस रहेगी, मतलब हाथ पैरों में थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे ट्रैम्बलिंग सी आती रहेगी। एपिलेप्सी, ट्विचिंग ऑल ओवर द बॉडी, नमनेस, और क्या बोलते हैं उसको, झुनझुनी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बना ही रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, जिसमें हार्ट स्टूल रहेगा, बॉल लाइक हार्ट स्टूल रहेगा। डायरिया अगर होता है तो वाटरी ब्राउन गशिंग आउट इन वॉलेंट जेट, एकदम से जैसे किसी ने नल चालू कर दिया हो ऐसा डायरिया होगा, जैसा क्लॉटिंग टिग में भी ऐसा ही डायरिया होता है। तो ये बहुत छोटी सी मेडिसिन थी, रेयरली क्वेश्चन आता है इस मेडिसिन पर। दिस वाज एस्ट्रियाज रुबेंस। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टिक्टा पल्मोनारिया। जैसा कि इसका कॉमन नेम है लंग वर्ट, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, स्पेशली लंग्स पर बहुत अच्छा काम करती है। मोस्टली कफ कोल्ड के केसेस में दी जाती है। लिलैंथल फैमिली को ये बिलोंग करती है। इट इज़ अ लिटिल नोन एंड अ रेयरली यूज रेमेडी। बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जब कफ कोल्ड अपना नॉर्मल कैलकेरिया कार्ब हो गई, नाइट्रम सल्फ हो गई, नाइट्रम म्यूर हो गई, आर्सेनिकम एल्बम हो गई, बेलेडोना हो गई, इसके बाद भी नहीं जा रहा है या लंबे समय से कफ बना हुआ है, तो फिर हम लोग स्टिक्टा के बारे में सोचते हैं कि अगर कफ नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो स्टिक्टा को दिया जाता है। इनिशियल कंडीशंस में कभी भी स्टिक्टा को यूज़ नहीं किया जाता है। क्रॉनिक केस में अगर आप स्टिक्टा यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। एनोस्मिया, एट्रोपिक राइनाइटिस, कैटार, कफ, हेडेक, हाउसमेट स्नी, रिमेटिज्म, इस पर बहुत अच्छा काम करती है। नोज़ में ऐसी फीलिंग आती है कि फुलनेस एट द रूट ऑफ नोज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा लगता है कि नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस है, बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस रहती है नेजल मेम्ब्रेन की, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ सिक्रीशन, बट सिक्रीशन ड्राई अप वेरी रैपिडली। सिक्रीशन की कमी नहीं है, लेकिन सिक्रीशन इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है कि क्रस्ट बनने लग जाते हैं। द पेशेंट ब्लोज हिज नोज बट नो डिस्चार्ज कम्स आउट। पेशेंट उसके नोज को ब्लो करेगा पर कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता है। देयर में भी इन सीजन स्नीजिंग एंड हे फीवर, उसकी वजह से डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। उसको लगता है कि डिस्चार्ज है, लेकिन कोई डिस्चार्ज निकल नहीं पाता है, क्योंकि डिस्चार्ज एकदम सूख गया होता है। कफ ऑफ स्टिक्टा इज मोस्टली ड्राई बट लूज इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन रहेगा, बाकी समय पूरा ड्राई कफ रहेगा।
अगर किसी को मिजल्स हुआ है और उसके बाद में कफ रह गया है तो स्टिक्टा बहुत अच्छा काम करती है। कैट्राल हेडेक होता है डिस्चार्ज होने के पहले। कंजस्टिव हेडेक मोस्टली इन्हीं केसेस में होता है। अब जैसे इसमें हाउसमेट स्नीक आ गया था तो देखते हैं कि उस पर क्या उनका कहने का सेंसेशंस थे। अगर किसी चोट लगने के कारण अगर कोई गिर गया है, उसके बाद में अगर पेन है स्पेशली राइट शोल्डर, नी जॉइंट और नेक में, तो उसके बाद में हम लोग स्टिक्टा के बारे में सोच सकते हैं। ड्रॉविंग और शूटिंग पेन होता है, जैसे कुछ एकदम खिंच रहा हो ऐसा पेन होता है। प्रेजेंट ऑफ स्पॉट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस ओवर द अफेक्टेड जॉइंट। इन्फ्लामेशन रहेगा और रेडनेस रहेगा जहाँ पर भी चोट आई है या जिस भी जॉइंट में दर्द हो रहा है वहाँ पे। In rheumatic stiffness of neck and rheumatic pain in right shoulder, deltoid biceps, स्टिक्टा is a very useful remedy। जैसे घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती है, अगर खुद ही कपड़े, झाड़ू, बर्तन, पोछा, खाना बनाना सब कर रही है, तो इन जॉइंट्स में जिन जिन के नाम दिए गए हैं वहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको तकलीफ़ हो, इसलिए इसको हाउसमेट स्नी के नाम से भी जाना जाता है। हेमरेज के कंडीशन में भी सोचा जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो मोर टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और कफ की साइड ज़्यादा है, तो रूमेटिज्म वगैरह पर इतना अच्छे से काम नहीं करेगी। ओके, तो दिस वाज स्टिक्टा। नेक्स्ट है एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम। इसको हम लोग एंटीमार्स के नाम से भी जानते हैं। इजनार्ड डॉक्टर ने इसको प्रूव किया है। आर्सेनाइट ऑफ एंटीमोनी, Sb2O3 ASO5 इसका केमिकल फॉर्मूला है। कफ, कैट्राल, निमोनिया, एम्फाइस्मा, प्लूरिसी, दो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई ऐसी डिसीज़ है जिसमें लाइक हम लोग कहते हैं पस एक्यूमुलेट हो गया है या पानी भर गया है, जिसमें प्लूरिसी और एम्फाइमा या एम्फाइस्मा में होता है, तो हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। दो वाइडली यूज रेमेडी नहीं है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्योंकि इसमें जो एंटीमोनी है और जो आर्सेनिक है दोनों के अपने अपने कुछ एक्शंस है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा वाइसली इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन केसेस ऑफ एम्फाइस्मा विथ एक्सेसिव डिस्निया। अगर सांस लेने में दिक्कत है, साथ में एम्फाइस्मा है और कफ आ रहा है, तो ये मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। NM चौधरी सर ने कहा है कि अगर न्यूमोनिया और प्लूरिसी के बाद में सारे एक्यूट सिम्टम सबसाइड हो गए, लेकिन सिर्फ अगर डिस्निया बच गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ डोसेस एंटीमार्स के दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कब? जब निमोनिया हुआ हो या प्लूरिसी हुई हो और उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो आप एंटीमार्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटू सी मेडिसिन एंटीमार्स। देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन क्या है। नेक्स्ट है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया भी छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत काम आती है। कॉलिनसोनिया कैनाडेंसिस, ये डॉक्टर बर्ट ने प्रूव किया था। स्टोन रूट इसका नाम है, लैबिएटी फैमिली को बिलोंग करती है। ये एक हेमरेजिक हेमोरॉइडल रेमेडी है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कॉलिनसोनिया ड्यू टू पोर्टल कंजेशन, मेनली पेल्विक कंजेशन, मतलब पाइल्स के केसेस में कॉलिनसोनिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप पाइल्स के लिए सारी मेडिसिन दे चुके हो और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो पहली चीज़ एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करो, और दूसरा आप कॉलिनसोनिया के बारे में सोच सकते हैं अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। कंजेशन स्पेशली ऑफ पोर्टल एंड पेल्विक रीजन रिजल्टिंग इज डिस्मेनोरिया एंड हेमोरॉइड्स। क्रॉनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स रहेंगे। सेंसेशन में ऐसा लगता है कि कोई लकड़ी चुभो रहा है, जैसे टूथपिक की जो स्टिक होती है ना, वैसा कोई चुभो रहा है ऐसा लगता है, और बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ आकर के और रैक्टम में घुस चुकी है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब एक टूथपिक से इतना पेन होता है, लेकिन इतनी सारी टूथपिक्स वाला पेन उसे होता है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा। Dr. Nash has permanently cured a case of obstinate constipation with Collinsonia in a patient who averaged only 2 stools in a week for years and had taken any amount of कैंथरेट्स विदाउट एनी लास्टिंग रिलीफ। मतलब एक पेशेंट था जिसने सब कुछ खा चुका था। हम लोग तो यही कहते हैं कि अगर होम्योपैथ के पास आए हैं तो पता नहीं पेशेंट ऐसा क्यों करते कि पहले सब कुछ खा लेंगे फिर आएंगे। अरे भाई साहब, पहले ही आ जाओ ना, फिर क्या? तो होम्योपैथी टेक्स टाइम। तो जब आपने इतना कुछ खा लिया है तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए भी तो हमें उतना ही समय देना पड़ेगा, फिर ही हम आपको क्योर कर पाएंगे ना हम लोग, क्योंकि रिलीफ देते नहीं है, रिकवरी करवा देते हैं हम लोग, लेकिन क्योर इज़ परमानेंट और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, एक प्रोसेस होती है, लॉस को फॉलो करता है, तो समय इसलिए लगता है।
ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रोराइटिस है या हेमरॉइड्स है तो आप लोग कॉलिन सोनिया का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉलिन सोनिया अगर आप प्रेगनेंसी में दे रहे हो तो 3rd मंथ के बाद बिल्कुल नहीं देना है। इवन 3rd मंथ के बाद आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए जब तक कोई एक्यूट इमरजेंसी ना हो। तो कॉलिन सोनिया को याद रखना है हेमरॉइड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन है रतानिया। रतानिया मैपेटू इसका कॉमन नेम है, पॉलीगैलेसी फैमिली को ये बिलोंग करती हैं। इसका टिंचर जो होता है वो क्रामेरिया टेंड्रा प्लांट जो होता है उससे बनाया जाता है, उसकी रूट से स्पेशली बनाया जाता है। फिशर, एनाल एंड निपल, हेमरेजेस, हेमरॉइड्स, पेनवर्म, रतानिया और कॉलिन सोनिया दोनों ही रेमेडीज़ हेमरॉइड्स के लिए ही एक्ट होती है। मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में तो ऐसा शुरू से छपा हुआ है कॉलिन सोनिया और रतानिया आया मतलब हेमरॉइड है ही है। स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग होती है स्टूल में। अगर फीशर हेमोरॉइड्स नहीं है और फीशर भी का भी प्रॉब्लम है तो फीशर भी ठीक हो जाता है। यस, फीशर और फिशुला का एक सफल इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो भी ठीक हो जाते हैं। फीशर होते हैं अगर निपल में, अगर किसी फीमेल में ड्यूरिंग अगर वो अपने बेबी को फीड करवा रही है और उस टाइम पर निपल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, ब्रेस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, क्रैक्स आ गए हैं, तो भी हम लोग रतानिया के बारे में सोच सकते हैं। बर्निंग फॉर आवर्स आफ्टर ईच स्टूल, मतलब इतनी ज़्यादा जलन रहेगी ही रहेगी रैक्टम और एनस में स्टूल पास करने के, मतलब सुबह स्टूल पास किया तो शाम तक उसको वो दर्द बना ही रहेगा और सिर्फ हॉट वाटर से ही उसको रिलीफ मिलेगा। अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर टूथेक होता है तो रतानिया बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन अगेन रिपीटिंग 3rd मंथ के बाद हम लोग प्रेगनेंसी में इस रेमेडी को नहीं देंगे। पिनवर्म्स हो अगर और इचिंग हो एनस में तो भी रतानिया को सोच सकते हैं। एज रिगार्ड्स द फीचर्स ऑफ एनस एंड अदर रेक्टल सिम्टम्स वी मैं कंपेयर रतानिया टू एस्क्युलस नाइट्रिक एसिड, पायोनिया, थूजा एंड कॉलिन सोनिया। तो एस्क्युलस भी हम लोगों ने पढ़ी है। एस्क्युलस भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है पाइल्स के लिए जिसमें पेन होता है। तो एस्क्युलस हुई, रतानिया हुई, कॉलिन सोनिया हुई, इनके बारे में आप अपनी प्रैक्टिस अगर कर रहे हो क्लासिकल होम्योपैथी तो आप लोग सोच सकते हो बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट आपको नेक्स्ट विजिट पर फॉलोअप पर कहेगा ही कहेगा कि मैम आपने जो लास्ट मेडिसिन दी थी मुझे वही दीजिए, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन दे देते तो पेशेंट आपके पास से फिर कहीं नहीं जाने वाला है। फिर अगर उसको छोटी सी सर्दी खांसी भी हुई तो भी वो आपके पास ही आएगा और वो आपकी इतनी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर देगा कि आपको फिर और किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट की पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ मेडिसिन। बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ी है मेडिसिन नंबर 74 तक, 73 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।